पर्सनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश दुबे जी, डिविजनल मैनेजर बीना खान जी, डिविजनल मैनेजर 4 नवीन कुमार, रिपब्लिकन यूनियन इंश्योरेंस एम्प्लॉय के अध्यक्ष सुमित जाधव, प्रमोद खापर्डे, रवि कामड़े, जनरल सेक्रेटरी जो है हेमंत बेले, मोहन निरंकारी और होमने जी, सभी उपस्थित महानुभाव, दोस्तों और भाइयों, LIC की बात आती है तो मेरे सामने रिजर्व बैंक आता है। जिस तरह बाबा साहब ने रिजर्व बैंक की नींव रखी थी, उसी तरह देश अगर आजाद रहा और हो गया तो उसको चलाने के लिए सिस्टम लगेगी और उस सिस्टम में सबसे बड़ी बात जो है वो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी उसकी बरकरार रखनी थी। फिलहाल पिछले 10 साल का बजट अगर हम लोग ने देख लिया हो या उसको अध्ययन किया हो तो कम से कम हर साल जो मार्केट बोरोइंग है, ये मार्केट बोरोइंग 6% से लेके अभी 22% तक चली गई है। उसी तरह स्टेट्स का हम लोग अगर बजट देखें तो स्टेट के बजट जो है वो 50% तक बोरोइंग चली गई है, ऐसी एक परिस्थिति है। ये इंश्योरेंस कंपनियों की जब नीम बाबा साहब ने इसकी शुरुआत की तो ये इंश्योरेंस सेक्टर पूरा सरकारी होना चाहिए, ऐसी उनकी राय थी। हालांकि इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग हो, प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इंश्योरेंस में ना आए, क्योंकि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वो लंबी पॉलिसी होती है और इसलिए सरकार के पास कई सालों तक वो पैसा वैसे की वैसे जमा हो जाता है इंस्टीट्यूशंस के पास। आज मैं मान के चलता हूं सरकार की 2 तरह की बोरोइंग्स है, एक प्राइवेट बोरोइंग होती है और एक पब्लिक सेक्टर से बोरोइंग होती है। धीरे धीरे ये दिखाया जा रहा है या देखने आ रहा है कि पब्लिक सेक्टर से जो है वो बोरोइंग कम होते जा रही है और प्राइवेट सेक्टर से जो है वो बोरोइंग बढ़ती जा रही है। अब यहां मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ा धोखा है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। पब्लिक सेक्टर से बोरोइंग है तो मैं समझता हूं कि इंटरनल ऑडिटिंग का मामला है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन पब्लिक सेक्टर की बोरोइंग ना हो, प्राइवेट बोरोइंग हो, तो वो प्राइवेट बोरोइंग जो है वो खतरे की घंटी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि वहां आपको देना ही है। वहां बुक्स ऑफ अकाउंट सब एडजस्ट नहीं कर पाते, फिजिकली आपको देना होता है और फिजिकली नहीं दिए तो यू आर डिफॉल्टर। अब डिफॉल्टर हो गए तो इसका मतलब है पाबंदी आ गई पूरी तरह से, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम आप सभी जन जानते हो। 2 या 3 हफ्ते के लोन नहीं आए तो बैंक कहती है नहीं 6 महीने के चेक्स मुझे चाहिए, तो ही मैं आपको ढील देने के लिए तैयार हूं। नहीं तो मैं जब्त करने के लिए बैठा हूं। आप जिस संस्था के प्रतिनिधि हो, एक अहम भूमिका आप निभा रहे हो, ऐसा मैं मान के चलता हूं। कमिटमेंट क्या लेवल होती है ये मैंने इंग्लैंड में देखा।
एयरपोर्ट पे जब आया तो कस्टम वाले ने पूछा आपने कुछ खरीदा है क्या? तो मैंने कहा बहुत सारा चीज खरीदा है। बोले आप उसके बिल हमको दीजिए। तो मैंने उसको बिल निकाल के दे दिए। मैंने कहा ये मेरे बिल है। तो उससे देखा कि बोले इसका मैं कैलकुलेट करके बैठूंगा तो आपका फ्लाइट चले जाएगा। तो मैंने कहा बात सही है। बोले आप बिल यहां पर छोड़ के चले जाइए। तो मैंने कहा क्यों? मुझे दिखाने होंगे वहां पर। नहीं, आप लैंड होने के पहले आपके यहां मैसेज आ जाएगा। तो मैंने कहा ये बिल आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो? बोले हमने आपको टैक्स लगाया। ये टैक्स सिर्फ ब्रिटिश सिटीजन के लिए है, बाकी और किसी को नहीं है। आपने खरीदते वक्त टैक्स पे किया है, आप अपने मुल्क में जा रहे हो, इसलिए ये टैक्स आपको रिटर्न करना, और हर किसी को मिलता है। मतलब इफ यू आर नॉट अ सिटीजन, जिस देश के अगर आप सिटीजन नहीं है और वहां पर आप खरीदते हो और आप रिटर्न जाना चाहते हो, तो वह हर कस्टम ऑफिसर जो है वो वहां पर आपको जितना टैक्स कलेक्ट किया है उतना टैक्स, अगर वो छोटी अमाउंट हो तो कैश देता है, बड़ी अमाउंट रही तो उसका वो चेक इशू करता है। तो मैंने उसे पूछा कि मैं आपके यहाँ आया, आपके व्यवस्था को इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा उसकी भी कीमत होनी चाहिए। बोले नहीं, आप आए हो ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपने खरीदा है, हमारी इकोनॉमी आपने डेवलप की है, और डेवलप इकोनॉमी आपने की हुई है, इसलिए आपका जो टैक्स जो लगाया हुआ है कि जो सिर्फ इंग्लिश सिटीजन पे है, ब्रिटिश सिटीजन पे है, आपको लागू नहीं होता, हम आपको रिटर्न करेंगे। और मुझसे कहा कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो आई एम नॉट परफॉर्मिंग माई ड्यूटी। आप कह रहे हो बात सही है भैया, इसको रख लो, नहीं भेजा तो भी ठीक है। बोले आपके लिए सही है, लेकिन मुझसे लिए आई एम नॉट परफॉर्मिंग माई ड्यूटी फॉर व्हाट आई एम अपॉइंटेड फॉर। कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करना भी है, ये भी बात सही है, लेकिन जिन्होंने देश के अंदर कलेक्ट किया है उसको रिटर्न करना वो भी मेरी एक ड्यूटी है। सो आई वुड लाइक टू अबाइड बाय माई ड्यूटी। तो मैंने कहा आई एम लीविंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बोले गिव मी योर बैंक अकाउंट नंबर। तो मैंने उसका बैंक अकाउंट नंबर दिया। 3 दिन में मेरे बैंक में जितना टैक्स भरा हुआ था वो सब आ गया वहां पर। ये जो एक कमिटमेंट की लेवल है, आप लोगों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। एम्प्लॉय समस्या है, मैं समझता हूं कि दुबे जी जो है उसको हल कर देंगे। अगर उन्होंने मन में लाया तो 2 दिन में हल कर सकते, उसमें नहीं है। लेकिन मैं इशारा जिस तरह से कर रहा हूं, मनमोहन सिंह के वक्त एक ईमानदारी थी, ऐसा मैं मान के चलता था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट निकलता था, तो उस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रिपोर्ट में ये जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम लोग जब बात करते हैं, तो वहां पर एक कॉलम होता था विच वॉज नोन एज वर्नेबल कॉलम। अब ये वर्नेबल कॉलम का दूसरा अर्थ कोई नहीं है, ये कॉल मनी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मतलब फ्लाइट है, मैंने कहा मुझे रिटर्न चाहिए, इतना पैसा जो है जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इट हैज टू गो बैक। और वो जो है मनमोहन सिंह के वक्त 49% था पूरा FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज जो है वो 49 से बढ़ के मेरे ख्याल से 69% तक हो गया, ऐसी एक परिस्थिति है। बॉर्डर लाइन हम लोग आ चुके हैं। अब इस बॉर्डर लाइन से बाहर निकालना है, बॉर्डर लाइन से बाहर निकालना है, तो मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नमेंट इन्वेस्टेड कंपनीज है जो फाइनेंस में डील करती है, उनमें काफी बड़ी जिम्मेदारी है।
इनकी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी इसलिए है कि आपका पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बढ़ गया तो आपकी लोन देने की गवर्नमेंट को कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है, और वो अगर बढ़ती रही तो मैं समझता हूं कि ये जो बाबा साहब के दिमाग में थी कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को अगर आपको बचाना है तो यू मस्ट हैव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आपकी होनी जरूरी है। मतलब आप आर्थिक दृष्टिकोण से आप अपने ही विचार रख सकते हो, ना किसी के डिक्टेट होने की वजह से आप चल सकते हो। जिस दिन अपनी इकोनॉमी दूसरा कोई डिक्टेट करता है तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कि बनाना रिपब्लिक हो गए, तो वैसे बनाना रिपब्लिक होना शुरुआत हो जाएगा। और आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से भी हम लोग बेकाबू हो जाएंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मेरे ख्याल से आप लोगों को बचाना, इसका मतलब ये है कि देश को बचाना, ऐसे मैं मान के यहाँ पे चलता हूं। वही दूसरी बात, यहाँ पर एक काफी बड़ा असमझ की बात शुरुआत हो चुकी है कि क्या देश को एक रिलीजियस आइडेंटिटी चाहिए या ना चाहिए। अब रिलीजियस आइडेंटिटी चाहिए तो मेरे ख्याल से जो डिफरेंसेस है उसको मेरे ख्याल से हम लोग को देखना होगा। जिन बुजुर्गों ने इस देश की नींव रखी, उनके सामने भी यही सवाल था कि शुड वी डिक्लेयर आवर कंट्री एज अ रिलीजियस कंट्री और शुड वी डिक्लेयर आवर कंट्री एज अ सेक्युलर कंट्री। जिस तरह का रवैया समाज के अंदर है, और रवैया ये है कि हम लोग एसर्टिव है, हर चीज की हम लोग एसर्टिव है। संस्कृति की एसर्टिव करते हैं, भाषा की एसर्टिव करते हैं, कल्चर की हम लोग एसर्टिव करते हैं। अगर ये एसर्ट करना, इसका मतलब है कि मास जो है वो हेट्रोजीनियस है, इट्स नॉट जीनियस, इट्स हेट्रोजीनियस। आप इस हेट्रोजीनियस मास में यूनिटी अगर लानी है, यूनिटी अगर ले आनी है, तो आपको ये जो एसर्टिवनेस है, कल्चर का एसर्टिवनेस है, लैंग्वेज का एसर्टिवनेस है, अपनी कौम का एसर्टिवनेस है, अपने धर्म का जो एसर्टिवनेस, इसको मान्य लेना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड। क्योंकि एक दफे एक्सेप्ट हो गया तो मेंटली ये हो जाता है कि भी नहीं, आई एम नाउ रिकॉग्नाइज, मेरी पहचान हो चुकी है और मुझे पहचान मिल गई है, तो उसके लिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं होती है। आज मैं मान के चलता हूं कि यहाँ जो है कई तरीके से एसर्शन चले हुए हैं, धर्म के नाम से भी एसर्शन चले, कल्चर के नाम से भी एसर्शन चले, लेकिन धर्म के नाम की चर्चा करते समय हमारे यहाँ एक भगवान नहीं है, अनेक भगवान है। अब अनेक भगवान होने की वजह से एक भगवान के अगर हम लोग एसर्शन की शुरुआत करें, हम लोग साथ रहेंगे या बिखरे जाएंगे। क्योंकि देशवासियों की एक भावना होती है कि जो मैं हमेशा देखता हूं, कहीं दंगा हुआ, कहीं बाढ़ आई, तो लोग भाग के जाके वहां पर मदद करते हैं, और इसी भावना से मदद करते हैं कि उनके पास इंसानियत के लिए, और मराठी में जो शब्द है आपुलकी, वो उसमें अभी तक जिंदा है। और ये जिंदा इसलिए है क्योंकि विविधता जो है वो हम लोग ने स्वीकार कर ली है। मैं आज ये मान के चलता हूं कि जिन बातों पर हम लोग की चर्चा होनी चाहिए वो बातें हम लोग से हो नहीं रही।
एक सीधी बात है कि 140 करोड़ की हम लोग आबादी हो चुके हैं। अभी 140 करोड़ की आबादी होने के बाद एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग टू द कॉमन मैन। आम आदमी जो है उसकी यही है कि कहीं तो भी सरकारी नौकरी लग गई, बैंकों में लग गई, LIC में लग गई, कहीं तो भी लग गई, तो आई एम सेफ एंड सेटिस्फाइड। हर किसी को तो यहां नहीं लग सकती। ऑल्टरनेटिव क्या है? मेरे ख्याल से ऑल्टरनेटिव का सोचना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और ऑल्टरनेटिव जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल से उसे हम लोग को देखना होगा। हम लोग को इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको रिविजिट करनी होगी। हम लोग ने जो पॉलिसीज लिए आई है 70 साल के बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है नहीं दे सकती है, उसका सवाल है। मैं मान के चलता हूं कि कई सेक्टर्स में ये स्मॉल और टाइनी इंडस्ट्रीज जो है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए अगर हम लोग शुरुआत करें, उस दृष्टि से हम लोग देखना शुरुआत करें, तो मैं मान के चलता हूं कि सर्विस सेक्टर बढ़ने से, मतलब सर्विस सेक्टर ये बढ़ेगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी जो है वो बढ़ता रहेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रेशर सरकार पे आता है, आंदोलन पे आता है, पार्टियों पे आता है, वो मेरे ख्याल से कम होगा। ऐसी एक परिस्थिति है। ये जो कंटेंट हम लोग बैठे हैं, मतलब मैं अभी ये कहता हूं कि जो मिडिल क्लास मेरे सामने बैठा हुआ है वो ये समझता है कि मेरी नैया जो है वो पहल तीर चल गई, 58 में रिटायर हो जाऊंगा, पेंशन मिल जाएगी, सब कुछ हो गया, बच्चे सीख गए, सब गए। लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे, नेक्स्ट जनरेशन को जो हम लोग पढ़ा रहे, वो अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। वो अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो अनिश्चितता की ओर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आती आएगी। यूथ की जो ताकत होती है, आप उसको चैनलाइज करो तो पॉजिटिव होती है, उसको आप अनचैनलाइज करो तो वो डिस्ट्रक्टिव होती है। इसलिए हम लोग को जो है वो इन पॉजिटिव वे में यंगर जनरेशन की ताकत किस तरह से मोल्ड करनी है, ये मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी है, बड़े इंडस्ट्री की तौर देखने की पॉलिसी है, मेरे ख्याल से उसको दोबारा विजिट करने की जरूरत है। क्या इसमें हम लोग टाइनी और स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री ला सकते या नहीं ला सकते, और उसको सस्टेन करना होगा तो क्या करना होगा, ये मैं समझता हूं कि आज के जनरेशन के सबसे बड़े सवाल है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आप और हम जो है ना स्कूल में जाएंगे, ना कॉलेज में जाएंगे, ना नौकरियां ढूंढेंगे, सब ढूंढ बैठे संतुष्ट है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन जो असंतुष्ट वर्ग उभर रहा है उसके लिए हम लोग सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, और उसके लिए मेरे ख्याल से सोचना ये जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर हम लोग उनकी तरफ अगर नहीं देखेंगे, तो मैंने जैसे कहा कि उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई तो देश निर्माण करेगी। उनकी एनर्जी अगर डिस्ट्रक्टिव रही, वो सोसाइटी डिस्ट्रक्ट करती चलती जाएगी। और इसलिए करंट इश्यूज, प्रेजेंट इश्यूज, करंट समस्या, आने वाली समस्या, इसकी तरफ अगर हम लोग देखें तो शायद मेरे ख्याल से रास्ता ढूंढेंगे। हम लोग इतिहास जो है पढ़ते जरूर है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं इतिहास पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी इतिहास में रुक रहना ये सबसे बड़ी गलत बात है।
इतिहास हमको सिखाता है, इसमें दोबारा नहीं है। लेकिन जिस वक्त इतिहास होता और आज का जो वक्त है वो काफी अंतर है। इसलिए सीखने के लिए हम लोग ने इतिहास सीखना चाहिए, लेकिन आज के वर्तमान काल में जो है उस इतिहास से फायदा होता है तो उसको लेके चलिए, नहीं तो आज की समस्या जो है उसको लेके हम लोग को यहां पर चलना होगा। मैं इतना ही यहां पर कहूंगा आखिरी में। एक सवाल आपसे पूछिए, 2 सेकंड में अपने आप से ही जवाब दीजिए। 2 सेकंड में आप जवाब दीजिए, आपको ऐसा कोई दिखता है कि एक नेशनल लीडर है कि जिसमें मैं विश्वास रखता, सोचना नहीं है, तुरंत जवाब आना चाहिए। तुरंत जवाब आता है तो एक व्यवस्था में कई व्यक्ति है कि जिन पर हम लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन जवाब आने के लिए सोचना जब हमको लगता है तो हमारे आंखों के सामने कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। दिस इज नोन एज स्टेटलेसनेस। मान लो आपकी ये कंपनी है, ये कंपनी में चेयरमैन ही नहीं रहा तो क्या होगा? विल इट फंक्शन? फंक्शन करेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह पब्लिक लाइफ में भी कोई व्यक्ति होना जरूरी है कि जिसमें मैं कह सकता हूं यस आई कैन बिलीव हिम। जिस तरह का हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह का बर्ताव हम लोग कर रहे हैं, उस व्यवहार और बर्ताव से दूरियां बढ़ती जा रही है, विश्वास जो है वो खत्म होते जा रहा है। और इसलिए मुझे सोचना होता है भाई मैं अब किस पे विश्वास रखूं। और इसलिए मैंने कहा कि 1 मिनट में अगर 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर अगर नाम ले सकते हो तो यस, आपके पास लीडरशिप है। अगर सोचना पड़ता है तो आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है। क्या हम लोग उस रास्ते से जा रहे हैं? उस व्यवस्था की हम लोग बढ़ रहे हैं? इस पर मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस सेरेमनी 5 साल की सेरेमनी 5 साल फाउंडेशन डे है, इस पर आपने गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर हम लोग उसी तरह मोड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमने अपने आप को बदलना चाहिए और अपने आप में तय करना चाहिए कि क्या बदल होना चाहिए। ये आप ही तय करोगे और आप ही जब बदलोगे तब यहाँ की व्यवस्था बदलेगी, और कोई बदल नहीं सकता। इन्हीं लफ्जों के साथ आपने मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत।